नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जुवेनाइल बिल को आज राज्यसभा से मिल सकती है मंजूरी। नेता विपक्ष से मिले निर्भया के माता पिता, सदन में रहेंगे मौजूद। डीडीसीए पर जेटली के साथ पूरी पार्टी। अमित शाह ने कहा बदनाम करने की साजिश। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में आज होगी चर्चा। आपदा से निपटने के लिए 4 राज्यों को केंद्र देगा 2450 करोड़। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मणिपुर होंगे लाभान्वित। उच्च स्तरीय बैठक में फैसला। नेपाल के संविधान संशोधन के फैसले का भारत ने किया स्वागत। आंदोलनकारियों से संयम की अपील। नागरिकता समेत दूसरी मांगों के लिए बनेगी समिति। कच्चे तेल का दाम 11 साल के निचले स्तर पर। $36 प्रति बैरल तक पहुंची कीमत। अधिक उत्पादन की वजह से गिरावट। और राज्यसभा में आज जुवेनाइल जस्टिस बिल पर चर्चा होगी और इस चर्चा के दौरान निर्भया के माता पिता भी आज सदन में मौजूद रहेंगे और फिलहाल उनकी मुलाकात भी हो रही है। मुख्तार अब्बास नकवी से निर्भया के माता पिता मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ चौतरफा विरोध के बीच संसद से लेकर सड़क तक इस बिल को पारित करने की मांग हो रही है। राज्यसभा में महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। इस बिल में हल्के, गंभीर और जघन्य अपराधों को अलग अलग परिभाषित किया गया है। जघन्य अपराधों के मामले में 16 से 18 साल के नाबालिग अपराधियों को भी वयस्कों की तरह आईपीसी के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा मामले के निपटारे के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और बाल कल्याण समितियों के गठन का प्रावधान है। विधेयक को इसी साल लोकसभा से मंजूरी मिली थी। वैसे तो सभी राजनीतिक दल विधेयक पर चर्चा के लेकर सहमत हैं, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इसे और ज्यादा विचार के लिए सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग कर रहे हैं। दरअसल 3 साल की सजा की मियाद पूरी करने के बाद निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई हो चुकी है, जिसके खिलाफ चौतरफा विरोध हो रहा है। निर्भया के माता पिता ने कल शाम राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। उनके मुताबिक कांग्रेस ने विधेयक पर सहयोग का भरोसा दिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने भी विधेयक पारित होने की उम्मीद जताई है। मैं आशा कर रहा हूं, आज उन्होंने आश्वासन दिया, मैं विश्वास करता हूं ये कानून कल हम लोग बहस के लिए स्वीकार करेंगे, बहस करेंगे और पारित करेंगे। निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई का मुद्दा कल संसद में भी उठा। तृणमूल कांग्रेस ने जघन्य अपराधों में शामिल किशोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जुवेनाइल बिल को तुरंत पारित करने की मांग की। सोमवार को विपक्षी दलों ने बिल के एजेंडे में नहीं होने पर कड़ा एतराज जताया। बाद में इसे दूसरी अनुपूरक कार्यावली में शामिल किया गया था। राज्यसभा में सोमवार को टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने जुवेनाइल बिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया ताकि पहले से तय कामकाज को स्थगित कर किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण विधेयक 2015 पर चर्चा की जाए। उन्होंने एजेंडे में इस बिल को शामिल नहीं किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। The juvenile justice bill, people are waiting outside, the country is watching us. This house, it is incumbent upon this house to listen to what is going on outside. Please sir, let us rise above politics. सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा। No, we do not want to be blamed for that. Today it is SC, ST bill listed, which will pass in the afternoon. Let them list it for tomorrow, and we will have the discussion. Sir, this is the charade that is being played. If you think that it is very important and very clear, I think so too. Then you should have listed it. No, but why? सरकार की तरफ से संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने इस पर सफाई दी। जुवेनाइल जस्टिस बिल को 8 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को लिस्ट किया। हम कल भी लिस्ट किया हुआ है हमने, और हमारा कहना है कि आज ही इस पे चर्चा होनी चाहिए।
अगर आम सहमति है तो आप जुवेनाइल जस्टिस पर चर्चा करिए, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है। राज्यसभा में इस बिल पर अब मंगलवार को चर्चा होगी। I am agreeable for either. Only thing is that, as promised and decided in the House, the juvenile bill should be taken up and passed. If not today, tomorrow. If not today, tomorrow. जुवेनाइल बिल में जघन्य अपराधों के आरोपी 16 से 18 साल के बच्चों को वयस्कों पर लागू होने वाले कानून के दायरे में लाने का प्रावधान है। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। हरियाणा के रोहतक में इस साल फरवरी में नेपाली मूल की लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या मामले में 7 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। सोमवार को विशेष अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी 7 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इस मामले में एक नाबालिग समेत 9 युवक शामिल थे। हरियाणा पुलिस ने 8 आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया था। 9वें युवक ने गिरफ्तारी से पहले ही आत्महत्या कर ली थी। एक दोषी नाबालिग है, जिसे हिसार बाल सुधार गृह में रखा गया है। युवकों ने फरवरी में लड़की को रोहतक से अगवा किया था और 2 दिन बाद लड़की का शव पास के गांव में मिला था। दिल्ली के निर्भया कांड की तरह हुई इस घटना ने सभी को झकझोर दिया था। नेपाली जो है उसका जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है और एक सोमवीर दोषी था, उसकी डेथ हो चुकी है। बाकी 7 दोषी जो इस कोर्ट के अंदर ट्रायल को फेस कर रहे थे, उन सबको फांसी की सजा सुनाई गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा से पारित इस बिल को सोमवार को राज्यसभा ने भी आम राय से मंजूरी दे दी। संशोधन बिल में 1989 के कानून को ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रावधान है। विधेयक में दुष्कर्म, हमला, अपहरण जैसे अपराधों को भी शामिल किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति के इस्तेमाल पर रोक, जादू टोना का आरोप, पूजा करने के स्थान में आने से रोकना, सामाजिक आर्थिक बहिष्कार और दुश्मनी को बढ़ावा देना जैसे अपराधों को भी सूची में डाला गया है। संशोधित विधेयक में ऐसे मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन और पीड़ितों के पुनर्वास का प्रावधान भी है। सीबीआई छापों से नाराज दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी अब डीडीसीए विवाद पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर पूरी पार्टी इन दिनों वित्त मंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए में अनियमितता के आरोप लगा रही है। इसी पर चर्चा के लिए राज्य सरकार ने आज दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र भी बुलाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। केजरीवाल के मुताबिक एक दिन के इस विशेष सत्र के दौरान डीडीसीए और सीबीआई छापों पर चर्चा होगी। उधर बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए जाने को सस्ती राजनीति बताया है। सदन में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी सदन की पवित्रता को दांव पर लगाकर उसे राजनीति का अखाड़ा बना रही है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी डीडीसीए मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली को बेदाग बताया है। सार्वजनिक जीवन में जिस उच्च सिद्धांतों के साथ अरुण जी जी हैं, इसके साथ खड़ी है। अगर आप पार्टी ऐसा मानती है कि इससे अरुण जी की छवि धूमिल होगी, तो मुझे लगता है कि वो दिवा स्वप्न में है। इससे उनका ही नुकसान होने वाला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डीडीसीए विवाद में अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हालांकि बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने इसकी जांच एसआईटी से कराने की मांग की। उधर कांग्रेस ने जेपीसी से जांच और वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग को फिर दोहराया है। लोकसभा में सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डीडीसीए विवाद पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। जेटली ने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। किसी ऐसे भाइयों ने ये रिपोर्ट नहीं दी कि ये खर्चा गलत हुआ। ऐसे भाइयों ने इस पूरे खर्चे को स्वीकार किया और इस विषय पर कोई फाइटिंग नहीं दी। ये सारा आरोप बेबुनियाद है, एकदम अपने आप में गलत है। लोकसभा में ये मामला कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने उठाया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री पर लगे आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी करे। Who is telling Honorable Finance Minister? Okay. Honorable Finance Minister saying it is my duty to defend the offenders. What does it mean, sir? Yes. Madam, what does it mean? It is very clear that
Arun Jaitley ji is well aware of the fact, and there is a serious allegation he is also involved in this scam. सरकार ने जेपीसी और वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग खारिज कर दी, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद कीर्ति आजाद ने आरोपों की समयबद्ध जांच की मांग की। एसएफआई ने जो किया था वह एक सिविल था। अभी हमारी सरकार पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रही है। यदि न लड़ रही होती तो हमारी सरकार ने 23 अक्टूबर को सीबीआई का नोटिस डीडीसीए को 2008 से लेकर 2013 तक न दिया होता। मेरे ख्याल से इनको मांग करनी चाहिए कि टाइम बाउंड हो, सीबीआई के ऊपर एसआईटी लग करके बैठ करके उसको दिखवाए। उधर राज्यसभा में भी ये मामला जोर शोर से उठा। कांग्रेस ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत इस पर चर्चा की मांग की और अवरोध के बीच सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा। हालांकि वित्त मंत्री ने सभी आरोपों का जवाब देने की बात कही। अरुण जेटली साल 2000 से 2013 के बीच करीब 13 साल तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे। कृति मिश्रा के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। डीडीसीए विवाद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ 2 अदालतों में मानहानि का मामला दर्ज कराया है। उधर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मानहानि के मुकदमों से आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली सोमवार को कैबिनेट के कई वरिष्ठ साथियों के साथ पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए 5 जनवरी को सुनवाई की तारीख दी है। जेटली ने आरोप लगाया कि डीडीसीए मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। जो ऊंचा दर्जा मिस्टर जेटली का है और उनके परिवार का है, उनको गिराने का, उन पे दोष लाने का ये एक जरिया, एक माध्यम है उनका। इसी कारण से ये डिफेमेशन केस लगाया गया है कि आप इंक्वायरी कर सकते हैं लेकिन आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते। वित्त मंत्री ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ सिविल मानहानि का मुकदमा दायर किया। केजरीवाल के अलावा कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी से 10 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता अब भी अपने आरोपों पर अड़िग हैं। मुझे जो इंस्ट्रक्शन दिया है उन्होंने कि हम अपनी स्टेटमेंट्स पे डट के खड़े हैं और हम पूरी तरह से डिफेंड करेंगे, ना कि अपने आप को, बल्कि वो जो स्टेटमेंट हमने दिए हैं उनको भी डिफेंड करेंगे और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको पूरी तरह से हम प्रूव करेंगे। उधर दिल्ली कैबिनेट ने डीडीसीए विवाद की जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया है। 1 सदस्य वाले आयोग के अध्यक्ष पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम होंगे। रविंद्र सिंह चौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह बाढ़ और सूखे पर चर्चा का जवाब देंगे। कल चर्चा के दौरान सांसदों ने इससे निपटने के लिए बेहतर संसाधनों पर जोर दिया। कई सांसदों ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने और किसान आयोग बनाने की बात कही। सूखे से बर्बाद हुए किसानों और बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों के लिए योजनाओं पर सोमवार को राज्यसभा में चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने किसान आयोग बनाने की बात कही। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा कि मौसम विभाग की जानकारियां राज्यों में जल्द पहुंचने की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशंस जो आपने होली बुक माने रामायण गीता नहीं, बीजेपी मैनिफेस्टो जो उसमें लिखा है, एक तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। एक किसान आयोग बनाइए, किसी किसान नेता को इसका चेयरमैन बनाइए। केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर परमानेंट कंट्रोल रूम्स होना चाहिए, विशेषकर वर्षा के दिनों में, ताकि मेट डिपार्टमेंट के साथ उनकी क्लोज मॉनिटरिंग हो और उसके अंतर्गत वे उन क्षेत्रों में जहां भारी वर्षा की संभावना है वहां पर वे पूर्व में कुछ कदम उठा सकें। एनसीपी सांसद और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने मनरेगा को किसानों से जोड़ने की योजना का सुझाव दिया। मुझे लगता है कि अभी समय ऐसे आया है कि किसान के खेती में काम करने के लिए मनरेगा का मजबूर हम दे सकते हैं। क्या इस पर ध्यान देने की आवश्यकता, चाहे वहाँ उसके क्षेत्र में कुआं का खोदकाम करना हो, पानी का नहर वहाँ बनाना हो, फसल में इंटरकल्टिवेशन करना हो, ये काम करने के लिए मनरेगा का मजदूर वहाँ हम दे सकते हैं। We need a comprehensive outlook to protect our agriculture and to change our agriculture. But corporatization of agriculture will not be helpful. Cooperative agriculture
and how to protect small and marginal farmers must be one of the priorities of our government. बाढ़ और सूखे पर हो रही इस चर्चा में करीब सभी दलों के सांसदों ने अपने सुझाव दिए। सरकार की ओर से मंगलवार को सदन में जवाब आने की उम्मीद है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने सूखा, भूस्खलन और बाढ़ पीड़ित 4 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 24 अरब 43 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ को 9 अरब 25 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल को 11 अरब 60 करोड़, मणिपुर को 34 करोड़ और ओडिशा को 3 अरब 80 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी गई है। खबरें लगातार जारी है, आप बने रहे हमारे साथ। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मधुबनी चित्रकारी, मिथिला की लोक कला और बिहार की पहचान। प्रकृति और पौराणिक गाथाओं से सराबोर, चटकीले और मटियाले रंग बनाएं चित्रों को खूबसूरत। देवी देवता, पशु पक्षी, फूल और पत्तियां, 2 तरह की होती हैं तस्वीरें, भित्ति चित्र और अल्पना। पहले कच्ची मिट्टी की झोपड़ियों पर होती थी चित्रकारी, अब कागज, कपड़े और कैनवास पर उतरी ये शानदार कलाकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए असम दौरे पर हैं। वो आज पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले उन्होंने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग बैठक की थी। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 5 जून को खत्म हो रहा है। इससे पहले कल असम विधानसभा के स्पीकर प्रणब कुमार गोगोई ने 9 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। इन विधायकों पर पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल होने का आरोप है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ना तो राज्य और ना ही केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी तमाम एजेंसियां सबक लेने को तैयार नहीं हैं। हालांकि कार्यवाही के दौरान दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन प्लान पेश किया है। इसमें बताया गया है कि वर्तमान और भविष्य में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले 3 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषण को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से एक्शन प्लान की मांग की थी। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और शीतलहर का कहर जारी है। इसके चलते लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश में ठंड से 18 और लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इसके चलते पहाड़ी और मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सबसे कम तापमान -6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में पर्वतीय इलाकों में बारिश और हिमपात हो सकता है और फिलहाल आने वाले दिनों में शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ये जो सर्दी है ये लगातार आगे रहेगी आने वाले दिनों में भी, लेकिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कल अप्रोच करेगी, जिससे हिमाचल प्रदेश के जो मिड हिल्स और हाई हिल्स वाला एरिया है इसमें हल्की बारिश या स्नोफॉल होने की भी संभावना है। दिल्ली में कोहरे और ठंड से राहत नहीं मिल रही है। मंगलवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे के चलते वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। वहीं कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कोहरा पड़ रहा है, ठंड बहुत ज्यादा है। 2 स्वेटर कोटी पाए हुए हैं, फिर भी बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है जी। ठंड से इंसान के साथ साथ जानवर भी परेशान हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए चिड़ियाघर में जंगली जानवरों को ठंड से बचाने के लिए अलाव समेत कई इंतजाम किए गए हैं। लायन, लेपर्ड और टाइगर में अभी जो पिंजरे है इसके अंदर सूखे लकड़े जलाए जाते हैं, उसके द्वारा वो गर्मी ले सके। उत्तर प्रदेश में ठंड से 18 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ हफ्ते तक शीतलहर
और कड़ाके की ठंड जारी रहने का अनुमान जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किए गए 66 भारतीय मछुआरों को कराची के कोर्ट में पेश किया। पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने रविवार को गुजरात तट के करीब अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से 66 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया था और 11 नौकाओं को जब्त कर लिया था। बाद में कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें पाकिस्तान की पुलिस को सौंप दिया। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम ने इसकी जानकारी भारतीय तटरक्षक बल और पुलिस को दी है। भारत ने नेपाल सरकार के मधेसी और अन्य समुदायों की मांगों के मद्देनजर संविधान संशोधन करने के फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही भारत ने आंदोलनकारियों से परिपक्वता दिखाने के साथ ही संयम बरतने की अपील की है। नेपाल सरकार ने नए संविधान में संशोधन का फैसला किया है। प्रस्तावित संशोधन में समानुपातिक प्रतिनिधित्व और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़े मसले हैं। वहीं मधेसियों की नागरिकता समेत 5 दूसरी मांगों पर विचार के लिए राजनीतिक समिति बनाने का भी फैसला लिया गया है। भारत का मानना है कि इन फैसलों से नेपाल में गतिरोध का हल ढूंढने में मदद मिलेगी। These decisions include amendments to the Constitution on participation in the state organs on the basis of proportionate inclusiveness and delineation of electoral constituencies on the basis of population. The demarcation of provinces is also to be addressed through an appropriate arrangement in the Constitution on the basis of political consensus. Similarly, other demands, including citizenship, are to be resolved through negotiations and consensus. यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ लगे आर्थिक प्रतिबंध 6 महीने के लिए बढ़ा दिए हैं। प्रतिबंधों पर बदलाव नहीं करते हुए इसे 31 जुलाई 2016 तक बढ़ा दिया गया है। यूक्रेन संकट में रूस की भूमिका के आधार पर यह फैसला लिया गया है। बैठक में यूक्रेन संकट की मौजूदा स्थिति पर समीक्षा की गई। रूस ने इस साल के शुरुआत में संघर्ष विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रूस ने कहा है कि आर्थिक प्रतिबंध जारी रहने से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी। इधर रूस और फ्रांस ने आतंकी संगठन आईएस से जुड़ी खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमति जताई है। रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंचे फ्रांस के रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देश आईएस के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अपनी सेनाओं से जुड़ी जानकारी भी साझा करेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकियों के आत्मघाती हमले में 6 नाटो सैनिक मारे गए, जबकि 2 के जख्मी होने की खबर है। नाटो ने इसकी पुष्टि की है। हमले में 3 अफगान सुरक्षा कर्मी भी जख्मी हुए हैं। यह हमला काबुल के बगराम एयरबेस के करीब नाटो सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किया गया। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तालिबान ने ली है। चीन ने दक्षिण चीन सागर विवाद सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। चीन ने इस मामले में तीसरे पक्ष के दखल को खारिज किया है। फिलीपींस ने इस मामले में चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग ली ने कहा कि चीन दक्षिण चीन सागर को लेकर अपना रुख नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि फिलीपींस की याचिका तथ्यहीन और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। दरअसल चीन का फिलीपींस समेत 5 पड़ोसी देशों के साथ दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद चल रहा है। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना हिस्सा बताता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बीते 11 साल के सबसे निचले स्तर पर हैं। 2004 के बाद से कच्चे तेल के दाम सोमवार को सबसे नीचे गिरे। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत लगभग $36 प्रति बैरल हो गई, जो जुलाई 2004 के बाद से सबसे कम है। हालांकि कुछ देर बाद इसकी स्थिति में मामूली सुधार हुआ और यह $36.56 प्रति बैरल तक पहुंचा। लेकिन वैश्विक रूप से तेल के अधिक उत्पादन की वजह से तेल की कीमतों में यह गिरावट हुई है। 1 साल पहले तक ब्रेंट के कच्चे तेल की कीमत $60 प्रति बैरल थी। वहीं जून 2014 में इसकी कीमत $115 प्रति बैरल थी। जानकारों का कहना है कि अमेरिका और रूस का कच्चा तेल बाजार में लगातार पहुंच रहा है। ऐसे में तेल की गिरती कीमतों में निकट भविष्य में कोई बदलाव आने वाला नहीं दिख रहा। वहीं 2016 में ईरान से भी प्रतिबंध हट जाएगा, जिसके बाद वो भी तेल का उत्पादन शुरू कर देगा।
नवंबर में ओपेक के 12 सदस्य देश इस बात पर राजी हुए थे कि 3 करोड़ बैरल प्रतिदिन के हिसाब से उत्पादन किया जाएगा। वहीं ब्रिटेन में गिरती कीमतों की वजह से 2009 के बाद से पेट्रोल 1 पाउंड प्रति लीटर के हिसाब से बिका है। तेल कंपनियों ने अब खुद को नुकसान से बचाने के लिए निवेश और खोज में कटौती शुरू की है। खेल की जगत से एक अहम खबर है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा के एक नैतिक पंचायत ने सेप ब्लैटर और माइकल प्लातनी पर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। फीफा के मुताबिक दोनों ने 20 लाख स्विस फ्रैंक्स के भुगतान के मामले में अपने पद का दुरुपयोग किया था। फीफा 2011 में प्लातनी को ब्लैटर की तरफ से किए गए 20 लाख फ्रैंक्स के भुगतान की जांच कर रहा था। ब्लैटर का कहना है कि ये प्लातनी को ये राशि 1999 से 2002 तक बतौर सलाहकार काम के एवज में दी गई थी। ब्लैटर पर 50,000 फ्रैंक्स और यूरोपियन फुटबॉल संघ के निलंबित प्रमुख प्लातनी पर 80,000 फ्रैंक्स का जुर्माना लगा है। ब्लैटर ने फीफा के प्रतिबंधित करने के फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। ब्लैटर पहले इस मामले को फीफा की अपील समिति में उठाएंगे और उसके बाद इसे लुसाने में खेल पंचायत में चुनौती देंगे। I am now suspended 8 years. Suspended 8 years. But I will fight. I will fight for me and I will fight for FIFA. Suspended 8 years for what? और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। जुवेनाइल बिल को आज राज्यसभा से मिल सकती है मंजूरी। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद से मिले निर्भया के माता पिता, सदन में रहेंगे मौजूद। डीडीसीए पर जेटली के साथ पूरी पार्टी। अमित शाह ने कहा बदनाम करने की साजिश। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में आज होगी चर्चा। आपदा से निपटने के लिए 4 राज्यों को केंद्र देगा 2450 करोड़। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मणिपुर होंगे लाभान्वित। उच्च स्तरीय बैठक में फैसला। नेपाल के संविधान संशोधन के फैसले का भारत ने किया स्वागत। आंदोलनकारियों से संयम की अपील। नागरिकता समेत दूसरी मांगों के लिए बनेगी समिति। और कच्चे तेल का दाम 11 साल के निचले स्तर पर $36 प्रति बैरल तक पहुंची कीमत। अधिक उत्पादन की वजह से गिरावट।